हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अगले पेशवा के बारे में, एंड दैट विल बी सवाई माधवराव, जिसका कार्यकाल था 1774 से लेकर 1795 तक। यानी कि इसका भी कार्यकाल एज अ पेशवा जो रहा है वो रहा है 21 सालों तक, 21 ईयर्स तक। ठीक है। अब अगर हम पेशवास की क्रोनोलॉजी में मराठा साम्राज्य के अंतर्गत अगर हम पेशवास की गिनती करें तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव वन को एज सेकंड पेशवा, बालाजी बाजीराव को नाना साहेब एज थर्ड पेशवा। उसके बाद हमने बात करी थी माधवराव की, फोर्थ पेशवा, फिफ्थ पेशवा थे नारायण राव। ठीक है। उसके बाद सिक्स पेशवा जो होते हैं नारायण राव की डेथ, मतलब नारायण राव को मारने के बाद, डैट इज रघुनाथ राव, जिनको रघुबा भी कहते थे। और अब हम बात करेंगे सवाई माधव राव की एज सेवेंथ पेशवा। इसके बाद आपको बस एक पेशवा देखने को और मिलेगा, डैट विल बी बाजीराव टू, हु वॉज वेरी इनएफिशिएंट। इनको इतना काबिल नहीं माना जाता है। तो एक बारी पूरी कहानी हम इनकी समझते हैं। सवाई माधव राव के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये समझाया था कि सवाई माधव राव, ये वाली अगर आप एक लाइन देखो यहाँ पर, नारायण राव जो है उसको मार दिया गया था 1773 में। ठीक है। किसके द्वारा? रघुनाथ राव के द्वारा। और वो सक्सीड हुआ था बाय हिज पोस्टुमस सन, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, ऐसा बेटा जिसने अपने बाप को नहीं देखा होता है पैदा होने के बाद। ये उस टाइम पर पेट में था। हम किसकी बात कर रहे हैं? सवाई माधव राव की। ये उस टाइम पर पैदा नहीं हुआ था। जब ये सवाई माधव राव जब पैदा हुआ था उस टाइम पर जो पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी मुगल साम्राज्य की, सॉरी मराठा साम्राज्य की, इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ नाना फडणवीस। ठीक है। और उनका साथ देने वाले जो उस टाइम पर एक काबिल मराठा सरदार जो थे, ही वॉज महजी सिंधिया। यहाँ तक हम पूरी डिस्कशन अपनी अच्छे से जानते हैं। तो इसी डिस्कशन में आपको दोबारा से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये जो पेशवा थे माधव राव की मृत्यु होती है 1772 में। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर नारायण राव। माधव राव वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर नारायण राव। और रघुनाथ राव ने क्या करा था? जो उनका चाचा था, रघुनाथ राव ने नारायण राव को मार दिया था और वो खुद पेशवा बन गया था। इस टाइम पर क्या हुआ, जो नारायण राव की बीवी थी उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम आगे चलकर रखा गया सवाई माधव राव। और सवाई माधव राव को क्योंकि मराठा चीफ्स का, मराठा सरदारों का सपोर्ट था, तो वो बचपन में ही पेशवा डिक्लेयर कर दिया गया था। बचपन में सवाई माधव राव के रूल के कार्यकाल में, रूल के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रैक्टिकली जो थी, इट वाज इन द हैंड्स ऑफ नाना फडणवीस, या जिनको हम नाना फडणवीस भी कहते हैं। क्योंकि उस टाइम पर सवाई माधव राव भले ही पेशवा के तख्त पर डिक्लेयर हो गया था, लेकिन फिर भी उस टाइम तक भी वो एक माइनर ही था। वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इतने अच्छे से नहीं संभाल सकता था। यहाँ तक की कहानी हम जानते हैं, दोबारा से राइटर ने हमें ये वाली चीज़ रिवाइज करवा दी है। हम आगे बात करते हैं बैटल ऑफ खड़दा के बारे में। ये बैटल लड़ा गया 1795 में। और अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, सवाई माधव राव जब पैदा होता है उस टाइम पर 1770s का टाइम चल रहा था, तब वो माइनर था। लेकिन यहाँ तक बैटल ऑफ खड़दा की डिस्कशन तक पहुँचते पहुँचते हमें जो राइटर ने यहाँ पर जो टाइमलाइन दे रखी है, इट इज़ 1795। यानी कि वो लगभग 20 सालों का यहाँ पर हो चुका है जब हम बात करते हैं बैटल ऑफ खड़दा की। बैटल ऑफ खड़दा के अंदर एक यूनिक चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है, ये आखिरी ऐसा बैटल था, पहले आप ये लाइन को पढ़ो, ये आखिरी ऐसा बैटल था जहाँ पर आपको सभी के सभी जो मराठा सरदार हैं, जो मराठा चीफ्स हैं, वो एक साथ आपको
कंसर्ट के अंदर, कंसर्ट का मतलब होता है जब आप किसी के साथ मिलकर कंबाइंड एफर्ट करते हो। तो एक कंबाइंड एफर्ट में आखिरी बार ऐसा देखा गया था बैटल ऑफ खड़दा के अंदर कि सभी मराठा सरदार अलोंग विद पेशवा एक साथ मिलकर पेशवा की छत्र छाया के अंदर एक युद्ध को अंजाम दे रहे हैं, एक युद्ध के अंदर लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन हमें देखने को मिलता है बैटल ऑफ खड़दा के अंदर? कंबाइंड फोर्सेस किस किस की थी? एक तो पेशवा की, ठीक है, हु वॉज सवाई माधवराव। उसके बाद जो अलग अलग मराठा कॉन्फेडरेसीज थी, अलग अलग मराठा जो कॉन्फेडरेसीज जो थी, जो अलग अलग मराठा जो स्टेट्स थे, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड दे वर सिंधियास ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, भोसले एंड गायकवाद। और मैंने इनकी फैमिलीज के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। गायकवाद वर फ्रॉम बड़ौदा, जिसको हम आज के टाइम में वडोदरा भी कहते हैं। दिस इज लोकेटेड इन गुजरात। उसके बाद भोसले वर फ्रॉम नागपुर, ये जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद होलकर वर फ्रॉम इंदौर एंड सिंधियास वर फ्रॉम ग्वालियर। और ये इंदौर और जो ग्वालियर है, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, बोथ इंदौर एंड ग्वालियर, ठीक है। अब निज़ाम जो है, हैदराबाद का जो निज़ाम था उसके खिलाफ ये युद्ध था, बैटल ऑफ खड़दा जो लड़ा गया। इट वॉज फॉट बिटवीन मराठास एंड मराठा सरदार ऑन वन साइड, ठीक है। और इस टाइम पर ये कंबाइंड एफर्ट आपको देखने को मिल रहा है पेशवास का, सिंधियास का, होलकर का, भोसले का एंड गायकवाद का। एंड दूसरी साइड पर जो है इट वॉज निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो इन सबके कंबाइंड एफर्ट की वजह से हुआ क्या, हैदराबाद का जो निज़ाम था वो खड़दा फोर्ट में जाकर छुप गया। लेकिन लगातार 2 दिनों की कैनन से, गोला बारूद से जब ये पूरा फायर करा गया, उसको घेरा गया, गोला बारूद टपकाए गए इसके किले पर, खड़दा फोर्ट पर, उसने सरेंडर कर दिया। निज़ाम को फोर्स करा गया, हैदराबाद के निज़ाम को, कि वो एक ट्रीटी साइन करे जिसके चलते उसकी जो वास्ट टेरिटरीज थी वो उसको गिव अप कर दे, इंक्लूडिंग जो दौलताबाद का किला था उसको, ठीक है। एंड दिस दौलताबाद फोर्ट सर्व्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर। ये जिसके पास भी होता था उस जमाने के अंदर, ये एक सिंबल ऑफ पावर माना जाता था। और इसकी एक प्रकार से एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी थी। एक तो ये किला काफ़ी ज़्यादा सेफ भी था, इसके अंदर हाई सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता था। गवर्नर जनरल जॉन शोर जो था फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स, उसने बैटल ऑफ खड़दा में नॉन इंटरवेंशनिस्ट की पॉलिसी अपनाई, यानी कि उसने किसी का साथ नहीं दिया। मराठास के साथ तो वैसे भी नहीं थे ब्रिटिशर्स, लेकिन पास्ट में अंग्रेज़ों ने प्रॉमिस करा था हैदराबाद के निज़ाम को कि जब भी इस पर कोई खतरा मंडराएगा तो अंग्रेज़ जो हैं वो हैदराबाद के निज़ाम को अपनी प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन अपने वादे को अंग्रेज़ों ने निभाया नहीं इस युद्ध के दौरान, बैटल ऑफ खड़दा के दौरान। एंड दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द बैटल ऑफ खड़दा। निज़ाम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला अंग्रेज़ों का बैटल ऑफ खड़दा के अंदर। निज़ाम इस युद्ध से, और ये कंबाइंड जो फोर्सेस थी, जो आर्मी थी मराठा सरदारों की इंक्लूडिंग पेशवास की, इससे इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसने 1 सितंबर 1798 को जो हैदराबाद का निज़ाम था, जिसका नाम था निज़ाम अली खान, जिसको हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं असफ जहाँ टू, उसने अंग्रेज़ों की जो एक पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस,
उसको एक्सेप्ट कर लिया था हैदराबाद के अंदर। और सब्सिडरी अलायंस को किस किस स्टेट्स ने ज्वाइन करा था? जब हम बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद इस घटनाक्रम के अनुसार जो है वो सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बनता है, क्योंकि निज़ाम जो है वो डर गया था और उसने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी जो थी, जो अंग्रेज़ों ने लॉन्च करी थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। अब मुझे यहाँ पर आपको दो चीज़ें बतानी है बिल्कुल बेसिक तरीके से, भले ही आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। सबसे पहले तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। दौलताबाद किले के बारे में, ये जो हम जिसके बारे में ऊपर पढ़ रहे थे, जहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम अली खान असफ जहाँ टू ने जो है यहाँ पर पहले तो इसके पास था वो दौलताबाद का किला, और बाद में इसने मराठास को, मराठा एम्पायर वालों को ही दे दिया था बैटल ऑफ खरदा में हारने के बाद। ये एक हिस्टोरिक फोर्ट है हमारे देश में, ठीक है। ये लोकेटेड कहाँ पर है ये वाला फोर्ट? दिस इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इसकी लोकेशन सबसे पहले याद रखना है, इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ये जो फोर्ट है, इसका जो पुराना नाम था, फॉर्मर नेम, यानी कि इसका जो ओल्ड नेम था, इट वॉज नेम्ड एज देवगिरी। इसको फाउंड करा गया था 12th सेंचुरी में बाय द रूलर्स ऑफ यादव डायनेस्टी, बाय द रूलर्स ऑफ यादव डायनेस्टी। और ये जो फोर्ट है, ये कैपिटल भी रहा है पास्ट में बड़े सारे पावर्स और एम्पायर्स की। ये यादव डायनेस्टी वालों की कैपिटल रहा है दौलताबाद का फोर्ट। दिल्ली सल्तनत वालों की कैपिटल रहा है, और आगे चलकर एक और सल्तनत था, अहमदनगर सल्तनत। उनके परिवार वालों की भी कैपिटल रहा है ये दौलताबाद का फोर्ट, विच इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। आज के समय में अगर हम बात करें तो इसकी रेलेवेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है। अगर हम थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं, दौलताबाद फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में अगर हम कुछ प्रोमिनेंट फैक्ट्स को जानें, तो हमें ये देखने को मिलेगा डैट हमने ये तो देख लिया कि इट वॉज फाउंडेड इन द 12th सेंचुरी बाय यादव डायनेस्टी। तो उस टाइम पर जो यादव किंग था, यादव डायनेस्टी का जो राजा था, जिसका नाम था भिल्लम, उसने नींव रखी थी इस किले की। और उस टाइम पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका ओल्ड नेम था देवगिरी। इसको देवगिरी भी बोला जाता था, या इसको देवगिरी भी बोला जाता था। देवगिरी या देवगिरी, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। इसका नाम देवगिरी
या देवगिरी से कन्वर्ट होकर जो दौलताबाद रखा गया वो रखा था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कब रखा गया था? जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद दौलताबाद की तरफ अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से अपनी कैपिटल, अब ये तुगलक डायनेस्टी से था तो यानी कि दिल्ली सल्तनत वाला था ये रूलर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। पहले दिल्ली कैपिटल थी, बाद में इसने जो कैपिटल थी, जब इसने देवगिरी की तरफ शिफ्ट करा अपनी कैपिटल को, तब इसने नाम देवगिरी का या देवगिरी का दौलताबाद कर दिया था। ठीक है, ये जो देवगिरी का दौलताबाद का ये जो फोर्ट है, ये फेमस किस चीज के लिए है? ये जो फेमस है ये इस चीज के लिए फेमस था कि इसका जो डिफेंसिव आर्किटेक्चरल जो डिजाइन था वो बहुत बेहतरीन था। यहां पर एक टनल भी जाती है अंदर, उस टनल का एक स्पेशल नाम रखा गया था विच वॉज नोन एज अंधेरी। कहने का मतलब ये है ये इतना सेफ एंड सिक्योर था कि कोई भी एनिमी या एनिमी की कंबाइंड फोर्सेस इस किले से होते हुए राजा तक नहीं पहुंच सकती। इनफैक्ट इस किले के पूरा अंदर तक जाकर आप ये सोचो कि हम राजा को उसकी फोर्सेस को मार डालेंगे, या राजा जहाँ पर बैठा हुआ है उसको मारकर हम एम्पायर उसका जो किंगडम है वो पूरा ध्वस्त कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि इस किले को जो भी संभालता था वो अंदर से वही उसकी अथॉरिटी पहचानती थी इसकी सिक्योरिटी को। बाहर वाला इतनी आसानी से यहाँ पर घुस नहीं सकता था और ये काफ़ी डेडली टनल था। इस टनल को पार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये जो फोर्ट है ये कोई नॉर्मल फोर्ट नहीं है। इस फोर्ट के अंदर कुछ नोटेबल स्ट्रक्चर जो हैं, कुछ नोटेबल फेमस जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि चांद मीनार, उसके अलावा भारत माता का एक मंदिर है इस किले के अंदर, और एक महल है जिसको बोला जाता है चीनी महल। ठीक है, ये जो चांद मीनार है, जो इस किले के अंदर जो स्ट्रक्चर है, ये एक तरीके से विक्ट्री टावर है और इसको इंडो इस्लामिक जो स्टाइल है उसके अनुसार बनाया गया है। भारत माता के जो मंदिर है इसको यादवों ने बनवाया था जब यादव डायनेस्टी यहां पर रूल कर रही थी। और वहीं पर अगर हम बात करें चीनी महल की, चीनी महल एक महल ही था, जैसा कि आप नाम से सुन पा रहे हो। इट वॉज अ लेविश वेरी लग्जूरियस पैलेस इनसाइड दिस फोर्ट। फोर्ट के अंदर ही पैलेस है, सोचो जरा कितना ज़्यादा बड़ा इसका साइज होगा। वरना आप खुद सोचो, मोहम्मद बिन तुगलक पागल थोड़ी ना है कि दिल्ली सल्तनत का रूलर है, तुगलक डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट कर एक किले की तरफ लेकर क्यों जा रहा है दौलताबाद। ये किला नॉर्मल सिर्फ कहने के लिए जो हमारी इमेजिनेशन में आता है
कि एक नॉर्मल सा छोटा सा वही सा ऐसे ही सा किला होगा, ऐसा नहीं था। इस किले के अंदर अगर एक चांद मीनार है, भारत माता का मंदिर है, चीनी महल है, तो आप इसका लेविशनेस, लग्जूरियसनेस एंड साइज आप इमेजिन कर सकते हो, विच इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इमेजिनेशन। तो चीनी महल एक पैलेस था, शुरू शुरू में बहुत लेविश पैलेस था। बाद में क्या हुआ था, औरंगजेब भाई साहब ने इस चीनी पैलेस को कन्वर्ट कर दिया था। ये फिर एक पैलेस नहीं रह गया था। औरंगजेब भाई साहब ने इस चीनी पैलेस को फिर जेल बना दिया था। इट वॉज कन्वर्टेड इनटू प्रिजन। और उस जमाने के अंदर यहां पर चाइनीज टाइल्स लगी हुई थी। वो जमाना कितनी पुरानी बात है। तब यहां पर चाइनीज टाइल्स लगी हुई थी इस चीनी महल के अंदर। ओके। दौलताबाद की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, जो कि आपको अपनी पूरी यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त ये सिर्फ नाम दिखेगा आपको अपनी किताबों के अंदर। आप हिंदुस्तान की दुनिया की कोई भी किताब ले आओ, व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट बैटल ऑफ खरदा, व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट बैटल ऑफ दौलताबाद, ठीक है, बैटल ऑफ खरदा वैसे इसको प्रोमिनेंटली बोला जाता है, या दौलताबाद के किले के बारे में जब आप पढ़ रहे हो, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो आपको ये इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा सर्च कर कर इसको आपको दिया, ठीक है। और इतनी सारी बातों से आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ ही गए होगे कि मैंने यहाँ पर, वैसे तो मैं हर किसी किले के बारे में, हर किसी स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको एडिशनल नोट्स नहीं देता हूँ, लेकिन मैंने दौलताबाद को ही क्यों चुना, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी डायनेस्टीज, इतने लग्जूरियस ग्रैंडियर स्ट्रक्चर्स और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसका इतिहास कितना शानदार रह चुका है, जिसके साथ एसोसिएटेड यादव डायनेस्टी के जो लोग हैं, दिल्ली सल्तनत वाले जो लोग हैं, मुगल एम्पायर के जो लोग हैं लाइक औरंगजेब, ये सब जुड़े हुए हैं इसके साथ, ठीक है। और कैसे इसका नाम देवगिरी फोर्ट से दौलतागिरी फोर्ट हो गया, ये कहानी भी मैंने आपको बताई। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई, पहले बताओ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल भी? ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मैंने आपको समझानी है, वो ये समझानी है, हम आगे चलकर तो वैसे इस बुक के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। वैसे ये सब चीज़ें मैंने आपको एनसीईआरटी जो क्लास 8th की है हमारी, बोथ तमिलनाडु एंड नॉर्थ इंडिया की जो हम एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, वहाँ पर मैं आपको सब्सिडरी अलायंस के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी हमारी डिस्कशन का एक उसूल रहता है कि जो भी कॉन्सेप्ट अगर 1000 बार भी आ रहा है तो 1000 बार हम उसको बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह ही समझेंगे, ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमारी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए उसको लेकर। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सब्सिडरी अलायंस की। इसको मैं किसी खाली जगह पर यहाँ पर लिख देता हूँ। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस दोस्तों एक ऐसा षड्यंत्र था, एक ऐसा जाला था जिससे अंग्रेज ना देसी लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाने का काम करते थे। पहले वो उनको इस झांसे में फंसा लेते थे जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस, और बाद में उन्हीं के किंगडम को ओवरटेक कर लेते थे, ठीक है। ये प्रक्रिया ओवरटेक करने की, सामने वाले के किंगडम को वर्क कैसे करती थी, इसको मैं बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से समझाता हूं। सब्सिडरी अलायंस, सबसे पहले तो दोस्तों याद रखना, ये एक ट्रीटी थी। इस ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग
आपको क्या करना पड़ेगा, आप यदि एक इंडियन रूलर हो, जबरदस्ती जाके नहीं आपको बंद रहा है इस ट्रीटी के अंदर, ये आपकी विलिंगनेस से होगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, जो अभी हमने पढ़ा, हैदराबाद का निज़ाम, उसकी हालत खराब हो गई थी 1 सितंबर 1798 को। किसके सामने? मराठा फोर्सेस के सामने, बैटल ऑफ खर्दा के बाद। बैटल ऑफ खर्दा तो 1795 का है। 3 साल के बाद उसको लगा उसके ऊपर और प्रेशर बनाया जा रहा था। वो अपनी बास टेरिटरी दे चुका था, दौलताबाद का किला दे चुका था, सरेंडर भी उसने कर दिया था। लेकिन इस बारी मराठा सरदारों ने, मराठा फोर्सेस ने, मराठा एम्पायर वालों ने ये सोच लिया था कि हैदराबाद का निज़ाम बहुत यार सरदर्दी पैदा कर रहा है, नाक में दम पैदा कर रहा है, इसको हमें निश्चय नाबूद करना है, इसको हमें धूल चटवानी है। उसने डर के मारे 1 सितंबर 1798 को सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी जो है वो एक्सेप्ट कर ली। यहां पर जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है, ही वॉज सो अफ्रेड। यानी कि सब्सिडरी अलायंस को आप जो है किसी प्रेशर की वजह से साइन नहीं करोगे, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर ब्रिटिशर्स की साइड से। आप यहां पर अफ्रेड हो, आप नहीं चाहते कि आप अपने किंगडम को लूज कर दो। तो इसलिए आप यहां पर अंग्रेजी हुकूमत का सहारा ले रहे हो। करना क्या था, यहां पर एक इंडियन रूलर से यह बोला जाता था कि आपको अपने किंगडम के अंदर ब्रिटिश फोर्सेस की परमानेंट स्टेशनिंग करवानी होगी। स्टेशनिंग करवाना मतलब तैनात करना होगा आपको अपने किले के अंदर, अपने महल के अंदर, जहां पर भी आप रहते हो, आपको हमारी ब्रिटिश फोर्सेस को वहां पर रखना पड़ेगा परमानेंटली, 24 घंटे दिन और रात। अब इतने सारे ब्रिटिश सोल्जर्स अगर रहेंगे किसी किंगडम के अंदर, अब सवाल ये उठता है कि इनका जो खर्चा है, इनके जो एक्सपेंसेस हैं, इनको मेंटेन करने के ऊपर, स्पेशली सारे एक्सपेंसेस में से अगर हम बात करें इनकी सैलरी, वो कौन पे करेगा? तो वो इसी रूलर को, इसी के किंगडम को पे करनी पड़ेंगी वो सैलरी, वो एक्सपेंसेस। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, मेरे घर में कोई रहने आ रहा है परमानेंटली, मैं नहीं चाहता वो परमानेंटली रहे, लेकिन चलो मैंने उसको रख भी लिया, मान लेते हैं कि परमानेंटली मैंने उसको रख लिया, तो यार उसका खर्चा मैं क्यों उठाऊं हमेशा के लिए? बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो इन एक्सचेंज, इन रिटर्न, इन इंडियन रूलर्स को, इन राजा और महाराजाओं को सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने के बाद, एक तो ये बोला जाता था कि आपको अपने किंगडम में ब्रिटिश फोर्सेस की परमानेंट स्टेशनिंग करनी है, बदले में ब्रिटिशर्स जो हैं, जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं, वो इस राजा को, इसके किंगडम को प्रोटेक्शन देंगी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अटैक, कॉन्क्वेस्ट, या किसी भी प्रकार की अगर जो एनिमी फोर्सेस हैं वो इसके ऊपर नज़र मारती हैं,
पावर को छीनने की कोशिश करती है, हड़पने की कोशिश करते हैं कोई भी दुश्मन, ब्रिटिशर्स इनकी तरफ से खड़े होकर लड़ेंगे। जिसके लिए आप एक कॉमन वर्ड ये बोल सकते हो कि इस किंगडम के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल थ्रेट आता है तो उसको अंग्रेज संभाल लेंगे, या किसी भी प्रकार का कोई इंटरनल डिसऑर्डर क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहां पर है क्या, जो ये स्टेट्स एक्सेप्ट करती थी, जो ये किंगडम्स एक्सेप्ट करते थे, इस सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसीज को अंग्रेजों के साथ मिलकर सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी जो है वो साइन हो गई। और आपको यहां पर साफ तरीके से ये 3 पॉइंट्स में ये भी पता लग गया कि इस पॉलिसी के अंतर्गत ये जो गिव एंड टेक का रिलेशन है ये क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर अंग्रेजों ने ये बोला कि कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट अगर आपके ऊपर होता है, किसी भी प्रकार का कोई इंटरनल डिसऑर्डर होता है, तो वी विल गिव यू प्रोटेक्शन। इंडियन स्टेट्स को क्या क्या करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम परमानेंट स्टेशनिंग करवानी है ब्रिटिश फोर्सेस की, उनकी सैलरी वगैरह देनी है, इसके अलावा इंडियन स्टेट्स को और क्या शर्तें माननी पड़ेंगी। एक तो उनको मानना पड़ेगा कि दे आर रेडी टू सरेंडर देयर फॉरेन पॉलिसी इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। वो किसी भी फॉरेन स्टेट का मतलब ये है कि बाहर की कंट्रीज की बात नहीं हो रही उस जमाने के अंदर, कोई भी अन्य जो किंगडम है उसके साथ कैसे संबंध मेंटेन करनी है, क्या ट्रीटी वगैरह साइन करनी है, इसको अंग्रेज देखेंगे। उनको यह भी बोला गया था यू कैनॉट वेज वॉर्स against any kingdom without the permission of ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना आप किसी भी अन्य किंगडम पर आप खुद से वॉर वेज नहीं करोगे विदाउट परमिशन। वो हम देख लेंगे कि कैसे उनका निपटारा करना है। तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि आप किसी भी यूरोपियन को आप अपने यहां रख नहीं सकते हो, आप उनकी स्टेशनिंग नहीं कर सकते हो। आपको हर एक यूरोपियन को डिसमिस करना पड़ेगा एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स। यानी कि कल को दूसरे किंगडम वाले ये सोचें कि हम लोग जो हैं ब्रिटिश फोर्सेस की स्टेशनिंग तो हमने करवाई ली है, फ्रेंच फोर्सेस की भी करवा लेते हैं, डच फोर्सेस की भी करवा लेते हैं, पोर्चुगीज फोर्सेस की भी करवा लेते हैं। ऐसा अलाउड ही नहीं था। इस सब्सिडरी अलायंस के जो एग्रीमेंट में, पॉलिसीज में, टर्म्स एंड कंडीशंस में ये जो तीसरा पॉइंट था वो यही था कि आपको हर एक यूरोपियन को अपने किंगडम से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, उनके साथ रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे, आप किसी को भी तैनात नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है। अब यहां पर एक चीज हमें साफ साफ नजर आ रही है कि इस सिस्टम की वजह से, इस सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी की वजह से
एक चीज जो इंडियन किंगडम की जो भी साइन करेगी सब्सिडरी पॉलिसी को, उन किंगडम्स की जो चली जाएगी या गिरवी होकर रह जाएगी अंग्रेजों के पास, दैट विल बी देयर सॉवरेनिटी, उनकी आजादी। और सबसे खतरनाक जो क्लॉज था इसका, इट वॉज a penalty for failure of पेमेंट्स एंड सैलरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज था। किस चीज़ की पेनल्टी लगेगी? कौन से फेलियर ऑफ पेमेंट्स की हम सैलरीज की बात कर रहे हैं? ये जो इनको बोला गया था ना कि इंडियन रूलर को, इंडियन किंगडम को ही इनके एक्सपेंसेस को मीट करना पड़ेगा, इन सोल्जर्स की सैलरी वगैरह निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इन ब्रिटिश फोर्सेस की। अगर कोई भी इंडियन किंगडम, इंडियन रूलर फेल कर जाता है, इनकी सैलरी वगैरह नहीं निकाल पाता है या पेमेंट नहीं पहुंचाता है अंग्रेज़ों को इतनी फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए, तो अंग्रेज़ों ने एक शर्त ये रखी थी इस सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी के अंतर्गत कि अंग्रेज़ फिर इस किंगडम की टेरिटरी को या तो कुछ पार्ट को, या फिर से अगर ऐसा हुआ तो इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी कंप्लीट किंगडम को ओवरटेक कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको शुरू में बता रहा था ये सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी है किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाने का काम करती थी इंडियन किंगडम्स को, इंडियन किंग्स को, देसी रियासतों को। उनको ये लगता था कि अंग्रेज उनकी मदद कर रहे हैं, कल को उन्हें एक छत्र छाया मिल जाएगी कि कोई भी दुश्मन उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना सारा पैसा ब्रिटिश फोर्सेस की परमानेंट स्टेशनिंग करवाने के लिए अपने किंगडम में लाओगे कहाँ से? उनको बार बार सैलरी दोगे कहाँ से? उनके एक्सपेंसेस का खर्चा, उनके जो गोला बारूद हैं, उनके जो घोड़े हैं, जो उनके जो हाथी हैं, जो भी उनकी गन्स हैं, उनका खाना पीना, उनकी देख रेख, उनको जहाँ सुलाना है, जहाँ रखना है, उनके लिए सेपरेट जगह, इन सब चीज़ों का इंतजाम कहाँ से होगा? और जब वो नहीं कर पाओगे तो एग्रीमेंट का सबसे खतरनाक जो क्लॉज है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर में लिखा है, द डार्क क्लॉज ऑफ दिस सब्सिडरी अलायंस, द ड्रेडफुल क्लॉज ऑफ दिस सब्सिडरी अलायंस, सबसे खतरनाक क्लॉज वो यही था कि अगर आप पेमेंट नहीं दे पाए, सैलरी नहीं दे पाए, तो आपके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी, या तो कुछ एक पार्ट आपके किंगडम का चला जाएगा, और अगर आप बार बार इस चीज़ के ऑफेंडर होते रहे, बार बार अगर आप सैलरी नहीं पे करते हो, आप बोलते हो मेरे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे उनको, हम सॉरी इस महीने नहीं दे पाए, अगले महीने देने की कोशिश करेंगे, ऐसे 2-3 बार आप इरेगुलर तरीके से एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाते, तो आपका पूरा किंगडम ले लिया जाएगा। या तो कोई शुरू में आपका एक पार्ट लिया जाएगा किंगडम का, और अगर आप एक रेगुलर ऑफेंडर हो उस चीज़ के, तो इस ट्रीटी के क्लॉज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका पूरा किंगडम जो है वो चला जाएगा अंग्रेजों के हाथों। इस सिस्टम को अंग्रेजों की साइड से इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। लेकिन यहां पर मैं आपको एक दोस्तों बात और बताना चाहता हूं, स्पेशल बात, जो कि हमारी एनसीईआरटी से या बहुत सारी किताबें नहीं बताती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जिसका नाम नहीं दिया गया था सब्सिडरी अलायंस, याद रखना ये सब्सिडरी अलायंस नाम यूज नहीं होता था, लेकिन इसी के तरीके का एक जो कॉन्सेप्ट था, इसको एक बार के लिए यूटिलाइज करा था सबसे पहले, जो इतिहास गवाह है जिस चीज का, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड डुप्ले। पूरा नाम था उनका लॉर्ड मार्केस डुप्ले। इन्होंने सबसे पहले इसको, इस सब्सिडरी अलायंस जैसे कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करा था, यूज करा था। इसके एविडेंसेस हैं अवेलेबल, लेकिन ये टर्म उन्होंने कभी यूज नहीं करी थी सब्सिडरी अलायंस। इसको जो फॉर्मलाइज करा गया
और इसको जो एक्सपेंड करा गया और ये जो टर्म यूज करी गई सब्सिडरी अलायंस, ये सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी। इससे फायदा ये होता था कि एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस भी फैल रहा है और उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो भी मेंटेन रहती थी, लेकिन जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंसेस हैं, वो अंग्रेजों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे मीट होंगे, क्योंकि इस ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो इंडियन रूलर्स को ही मीट करने पड़ेंगे। ठीक है, दिस वॉज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ये चीज समझ में आई अच्छे से? पहले बताओ, कोई दिक्कत, कोई डाउट? बोलो, क्लियर है? इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।